दोस्तों, साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि अब किसी भी गुत्थी खोल सुलझाया जा सकता है। पर फिर भी हमारे आसपास कई ऐसे किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं जिन्हें सुलझाते हुए वैज्ञानिक का दिमाग भी चकरा जाता है। कुछ इसी तरह की एक इंसिडेंट पहली सी बन गई थी। मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज MS-370 जो अचानक हवा में गायब हो गया था, वह भी अपने 240 यात्रियों के साथ। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जहाज आखिर गायब कैसे हो सकता है? उसे आसमान निकल गया या फिर समुंदर? और क्या हुआ विमान में मौजूद यात्रियों के साथ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस विमान के रहस्य से जुड़ी हर एक बात। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं आज से 9 साल पीछे, यानी कि साल 2014 में। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 कुलालंपुर से बीजिंग के लिए रोजाना उड़ान भरा करती थी और अपने डेली रूटीन की तरह 8 मार्च 2014 के दिन भी बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MS-370 ने अपने लोकल टाइम के अनुसार रात 12:41 कुलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वह फुल्ली सेटिस्फाइड पायलट बनने वाले थे और उनके साथ फ्लाइट में 53 साल के जहारी अहमद शाह, जो कि मलेशियन एयरलाइंस में से सबसे ज्यादा सीनियर कैप्टन में से एक थे। लगभग 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स वाले इस विमान को 6 घंटे के सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान इस फ्लाइट में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जो कि करीब 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम बिल्कुल साफ था जब यह जहाज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। कुलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट के बाद हुई थी, जब वह कुलालंपुर की स्पेस सीमा को पार करने जा रहा था। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन को वियतनामी एयर कंट्रोल से संपर्क करना था, मगर आखिरी चेक इन के 2-3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम ATC दोनों की रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल सका। अचानक से गायब हुई इस प्लेन में पूरी दुनिया के विमानों की सेवा के होश उड़ा दिए और अथॉरिटीज के पास के लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। घटना के अगले ही दिन यानी 9 मार्च की सुबह जहाज को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 अलग अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 34 शिप शामिल थे। टीम की आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी था। एक्सप्लोरर को यह उम्मीद थी कि यह अगर जहाज समुद्र में गिरा है तो पानी में हुई टक्कर से उनके मलबे का कोई न कोई निशान उन्हें जरूर मिलेगा, मगर काफी मशक्कत के बाद भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका और उन्हें एहसास हुआ कि वह शायद गलत जगह पर उस विमान को खोज रहे हैं। न्यूज में आने के बाद इस घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि फ्यूल खत्म होने या टेक्नोलॉजी की में किसी तरह की गड़बड़ी होने की वजह से वो पानी में डूब गया, तो किसी ने कहा कि विमान में आग लग गई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 1 घंटे के बाद तक भी मलेशियन एयर फोर्स के मिलिट्री रडार सिस्टम ने विमान को ट्रेस किया था। मिलिट्री से मिलने टाटा से पता चला कि गुड नाइट मैसेज के कुछ सेकंड के बाद विमान ने अचानक से अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर पैंगोंग आइलैंड के चारों ओर चक्का लगाते हुए अंडमान सी के करीब 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया था, जिसके बाद मिलिट्री रडार का भी विमान से संपर्क टूट गया था। इस जानकारी के बाद अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन शायद बेहोश हो गए थे। इसके बाद कई घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशियन में क्रैश हो गया। ऐसे में इसका फोकस अब इंडियन ओशियन की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं इस जानकारी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे कि प्लेन का ट्रांसपोर्टर अचानक बंद कैसे हो गया और विमान दूसरी दिशा में क्यों जाने लगा। क्या ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया है या फिर प्लेन को किसी ने वाकई में हाईजैक कर लिया था? आपको बता दें कि ट्रांसपोंडर ही वह डिवाइस है जिसके जरिए विमान से संपर्क किया जाता है और इसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद कैप्टन ने किसी के दबाव में ऐसा किया होगा। सभी सवालों को दिमाग में रखते हुए बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशियन तक 3 बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए प्लेन की खोज शुरू की गई।
इतने बड़े एरिया में जहाज को ढूंढना एक्सप्लोरर्स के लिए एक बड़ी ही चुनौती थी। 6 दिन की कड़ी मेहनत और कई डॉलर खर्च करने के बाद भी यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। घटना के 16 दिन के बाद विमान के बारे में एक नई जानकारी हाथ लगी। पता चला कि मिलिट्री रडार की पहुंच से बाहर निकलने के बाद भी विमान का संपर्क सैटेलाइट से तो बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डाटा से पता चला कि मिलिट्री रडार से संपर्क टूटने के बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया था और अगले 5 घंटों तक वह इसी दिशा में उड़ता रहा था जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अपनी इस लोकेशन पर आगे बढ़ते हुए वह प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ इंडियन ओशियन में कहीं खो गया था। इस पूरी जानकारी के बाद एक्सप्लोरर्स को प्लेन खोजने के लिए फिर से मिली एक नई और विशाल लोकेशन, जिसके बाद फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों ने मिलकर समुद्र के उस जगह की भी खोज की जहां विमान को आखिरी बार स्पॉट किया गया था, मगर यहाँ भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद जुलाई 2015 में सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू रियूनियन पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था। यह प्लेन के विंग्स का हिस्सा था, मगर उसके आगे किसी को और कुछ नहीं मिल सका। मलेशियन पुलिस ने इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था, जो कि खास तौर पर प्लेन में मौजूद पैसेंजर और क्रू के बैकग्राउंड की जांच करने पर फोकस था। जांच के दौरान तो 2 ऐसे पैसेंजर के बारे में पता चला था जो फेक पासपोर्ट के जरिए प्लेन में चढ़े थे। मूल रूप से ईरान के रहने वाले ये 2 शख्स घटना से 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा माना जाने लगा कि शायद उन्होंने ही प्लेन को हाईजैक किया था, मगर बाद में उन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े होने की कोई सबूत नहीं मिला और यह थ्योरी भी गलत साबित हुई। 3 सालों तक यह सर्च ऑपरेशन इसी तरह चलता रहा। एविएशन के अब तक के इतिहास में यह किसी विमान के खोजने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों ने भी इसमें मदद की, मगर फिर भी फ्लाइट MS-370 को ढूंढना नहीं जा सका। ऐसे में लगातार होते खर्च और कोई सुराग हाथ ना लगने के कारण सन 2017 में विमान की खोज में लगी टीम को मलेशिया सरकार ने वापस बुला लिया। हालात ये थे कि अपने ऑपरेशन में फेल होने के चलते सरकार ने अपनी कंपनी को पेमेंट भी नहीं दिया था। वहीं पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि विमान के गायब होने का कोई भी कारण वह ढूंढ नहीं पाए हैं, मगर 209 फीट लंबे और करीब 60 फीट ऊंचे प्लेन का इस तरह गायब हो जाना कि उसका सुराग भी ना मिले, यह किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं थी। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी की मदद से फ्लाइट MS-370 की खोज को फिर से शुरू किया गया, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ। जून 2018 में इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान कई थ्योरीज और दावे भी सामने आए। अटलांटिक वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में विलियम नाम के एक लेखक ने दावा किया है कि दरअसल इस प्लेन का पायलट डिप्रेशन का शिकार था, जिसकी गलती से प्लेन ऐसा क्रैश हो गया, हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और इसी वजह से उसे खोजा नहीं जा सका। वहीं साल 2014 में ही पीटर मैकमोहन नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने एक सनसनी खोज का दावा करते हुए ये कहा कि उसने गूगल अर्थ पर एक ऐसे द्वीप के पास MS-370 का मलबा खोज लिया है। यहाँ मॉरिशस का शासन था। मलबे में उसे गोलियों के छेद भी दिखाई दिए। साथ ही डेली मेल के लिए उसने अपने एक लेख में ये भी दावा किया कि इस जगह पर खोज दस्तों ने जानबूझकर विमान को नहीं खोजा, क्योंकि गोलियों के निशान के बारे में पता चलने के बाद एक नई तरह की जांच शुरू हो जाती। उसका अनुमान था कि प्लेन को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिसे प्लेन समुद्र में क्रैश कर गया। हालांकि जब इन तस्वीरों की जांच की गई तब मलेशिया के मिनिस्टर लियाओ टोइंग ने इन दावों को फर्जी बताया था। अपनी किताब ब्रीथ अनदर स्काई अ ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में लेखक और इतिहासकार नैरोमैन डेविस ने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए जिस तरह प्लेन्स को रिमोटली कंट्रोल करने का सिस्टम शुरू हुआ था, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि MS-370 में भी बोइंग हनीवेल अनइंटरप्टेड ऑटो पायलट ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ था, जिसका हैक और रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता था और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर ले जाया जा सकता था। संडे टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये संभावना जाहिर की थी कि हो सकता है कि इस प्लेन में कोई शख्स कुछ खुफिया जानकारी लेकर बीजिंग जा रहा हो, जिसके चलते यह किडनैपिंग हुई हो।
दरअसल ये सभी बातें केवल संभावना ही बनकर रह गई और MS-370 के रहस्यों का तरीके से गायब हो जाने के बाद पीछे कारण किसी को सही से नहीं पता चल पाया। इस घटना के बारे में कुछ फाइनल स्टेटमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंटोनी लोके का कहना था कि उन्हें प्लेन के मलबे के 5 और पीस मिले हैं और इसके गायब हो जाने को लेकर एक फुल रिपोर्ट को वो फ्यूचर में जरूर पब्लिश करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे इसके बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर भी यही फैसला किया कि वह इस प्लेन की खोज अब तभी शुरू करेंगे जब उन्हें उसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट पता हो और कोई ठोस एविडेंस मिल पाए। साथ ही साथ मलेशियन गवर्नमेंट ने यह भी साफ किया था कि अब यह सर्च वो प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। तमाम थ्योरीज के बाद इस पूरी घटना में कुछ हाथ लगा है तो वह बस सवाल, अचानक प्लेन में अपनी दिशा क्यों बदली? अगर प्लेन में आग लगी थी और इसीलिए उसे समुद्र की तरफ मोड़ा गया तो फिर वो 5 घंटे तक हवा में क्यों उड़ता रहा? उसे पानी में लैंड क्यों नहीं कराया गया था? अगर एक पायलट बेहोश हो गया था तो दूसरे ने प्लेन को क्यों नहीं संभाला? अगर प्लेन को हाईजैक किया गया था तो इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली और ना ही कोई डिमांड की गई? अगर प्लेन में कोई खुफिया रहा तो क्या था? तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी घटना को रिव्यू करने के बाद एक्सपर्ट का मानना है कि वियतनाम की ओर जाते हुए प्लेन का अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाना एक इंटेंशन मूव था। इस तरह का टर्न मैनुअली ही किया जा सकता है। इसके बाद करीब 5 से 6 घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था जब तक कि उनका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। उसके बाद करीब 15,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से यह प्लेन पानी में क्रैश होकर कई हजार टुकड़ों में एक्सप्लोड हुआ। एक्सपर्ट का कहना था कि प्लेन का पानी में इस तरह गिरना भी इंटेंशनली था क्योंकि उस दौरान प्लेन की स्पीड किसी भी तरह के क्रैश को लैंडिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी। और वहीं यह भी माना जा रहा है कि इस प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान प्लेन के पानी में डूबने से पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि अनुमान के अनुसार प्लेन की दूसरी दिशा में टर्न लेते ही प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाता था, जिसमें कैबिनेट प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था, जिससे वहां एयर कंडीशनिंग भी रुक गई होगी। वहीं प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी करीब 35,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे किसी काम के नहीं रहे होंगे। इन सब कारणों की वजह से कॉकपिट के बाहर बैठे लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई होगी, तो वहीं कॉकपिट के अंदर बैठे लोगों ने बाकी की कहानी को अंजाम दिया होगा। आपको बता दें कि इस कॉकपिट के अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि उसकी एयर सिस्टम बंद होने पर भी वहां कई घंटों तक सरवाइव किया जा सकता है। फिलहाल यही एक थ्योरी है जिस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता है, मगर इसे लेकर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और एक सवाल अभी बाकी है कि प्लेन को इस तरह नष्ट करने के पीछे क्या वजह रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इन सवालों का कोई जवाब है तो कमेंट के जरिए हमें अपना जवाब जरूर बताएं। और आपके पास भी प्लेन से जुड़ी ऐसी कोई कहानियां हैं या फिर कोई कहानी सुनना चाहते हो तो हमें वो भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।